हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर आदर्श कुमार आज आपके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर एक सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहा हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर हमारी ये सीरीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्ट वर्क पर फोकस्ड है। हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में तो जानते ही हैं। हमारा संविधान सुंदर सुंदर चित्रों से सजाया गया है। जिस तरीके से हम लोग मार्केट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बैरक देखते हैं, वास्तव में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो उस तरीके का प्लेन लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के हर पेज पर सुंदर चित्र बनाए गए हैं, चित्रकारी की गई है जो हमारी भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत है। हम लोगों की यह सीरीज भारतीय संविधान के इसी चित्रांकन, इसी आर्ट वर्क पर फोकस्ड होगी। भारतीय संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है, आप जानते हैं। इंग्लिश मीडियम में कैलीग्राफी उन्होंने की है। हिंदी मीडियम में बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा है उसे। और कॉन्स्टिट्यूशन लिखे जाने के बाद हर पेज को सुंदर बनाने की जिम्मेदारी नंदलाल बोस और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा इन्हें दी गई और शांति निकेतन की टीम को दी गई। इनके नेतृत्व में संविधान के हर पेज को सुंदर चित्रों से सजाया गया है। विशेषकर कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी अलग अलग पार्ट प्रारंभ होते हैं, हम लोग जानते हैं कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट है। तो इन हर पार्ट की शुरुआत में एक विशेष अभिव्यक्ति चित्रों के माध्यम से हर पार्ट को देने का प्रयास किया गया है और इस तरीके से बेहद खूबसूरत चित्रों के माध्यम से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को सजाया और संवारा गया है। हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक सुंदर कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यह कॉन्स्टिट्यूशन सुंदर इसलिए है क्योंकि यह भाव प्रवण है। यह अपने अंदर भाव समेटे हुए है और ये भाव हमारी संस्कृति से उभर करके सामने आते हैं। यानी हमारा संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। ऑल्दो हम लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, ये हमारे देश का सुप्रीम लीगल डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये केवल लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। ये हमारे देश का एक सोशल डॉक्यूमेंट है, ये हमारे देश का एक कल्चरल डॉक्यूमेंट है और संविधान के पन्नों पर भारतीय संस्कृति की अमिट छाप इन चित्रकारों के द्वारा अंकित की गई है। भारतीय संविधान की ये संस्कृति आज से 5-7 हजार वर्ष पहले से लेकर और स्वतंत्रता की लड़ाई तक महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस तक के योगदानों को शामिल करती है और उन सभी के चित्रों को, उन सभी की सुंदर कलाकृतियों को, जो हमारी संस्कृति को एक कंपोजिट कल्चर के रूप में प्रस्तुत करते हैं, एक सामाजिक संस्कृति के रूप में प्रस्तुत करते हैं, भारतीय संविधान में उन सभी को पर्याप्त यथास्थान प्रदान किया गया है। कैसे कैसे सुंदर चित्रों से भारतीय संविधान सजाया गया है, हम लोग उन सभी चित्रों के बारे में इस सीरीज के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, क्योंकि हर पार्ट एक नए आर्ट के साथ है, एक नई कलाकारी के साथ है। हर पार्ट पर जो कलाकारी की गई है, हर पार्ट पर जो चित्रांकन किया गया है, वो अपने पीछे हमारी संस्कृति की एक अमिट छाप और संस्कृत के भावों को समेटे हुए है। क्या भावना है उन चित्रांकन के पीछे और किस तरीके से हमारी संस्कृति को एक लीगल डॉक्यूमेंट से जोड़ने का अक्षुण्ण प्रयास किया गया है, इसी सराहनीय प्रयास पर हम लोग आज से चर्चा को जारी रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, जो हम लोगों का सबसे पहला पेज है कॉन्स्टिट्यूशन का, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नीचे सत्यमेव जयते, हम लोग जानते हैं कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है ये सूक्ति वाक्य। सत्यमेव जयते, सत्य की ही सदा विजय होती है। और ये अशोक की लाट से लिया गया
ये शेरों का चित्र, ये भारत सरकार के चिन्ह को, भारत सरकार के चिन्ह को प्रदर्शित करता है। सत्यमेव जयते के बाद ये फर्स्ट पेज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में प्रियम्बल है, एक उद्देशिका, भारतीय संविधान के प्रारंभ में एक उद्देशिका शामिल की गई है, प्रियम्बल शामिल किया गया है। उद्देशिका के बाद पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और अप टू 22 पार्ट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए गए थे। हालांकि अमेंडमेंट हुए हैं, कुछ पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर कर दिए गए हैं, जैसे पार्ट 7 आज भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। पार्ट 6 के बाद सीधे हम लोग पार्ट 8 का अध्ययन करते हैं, और बीच में कुछ पार्ट ऐड भी किए गए हैं, तो टोटल पार्ट 25 हो चुके हैं। लेकिन हम लोग ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सुंदर चित्र ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पर ही उकेरे गए हैं, उसी पर अंकित किए गए हैं, जिसमें 28 निदर्श चित्रों का प्रयोग किया गया है। यानी ऐसे चित्र हैं, 28 ऐसे चित्र हैं जिनको हमने पर्पसफुली शामिल किया है, जिसमें भगवान श्री राम का पुष्पक विमान से अयोध्या आगमन है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया जाने वाला गीता का उपदेश है, भगवान बुद्ध, महावीर, इन सब के उपदेशों के चित्र हैं, मोहनजोदड़ो की सभ्यता है, झांसी की रानी, छत्रपति शिवाजी जैसे हमारे महानायकों के चित्रांकन हैं, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी के चित्रों को भी यथास्थान प्रदान किया गया है। अकबरकालीन सभा का भी चित्रांकन किया गया है, और इस प्रकार पूरे संविधान में पर्पसफुली ये चित्र अलग अलग स्थानों पर शामिल किए गए हैं। इन स्थानों पर, किन किन स्थानों पर ये चित्र शामिल किए गए हैं, उनकी वहाँ पर क्या उपयोगिता है, उनका वहाँ क्या महत्व है, उन सारी बातों के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, क्रमबद्ध चर्चा करते रहेंगे। क्योंकि सारे भागों पर एक साथ चर्चा करने में वीडियो बहुत लेंदी हो जाता, बहुत लंबा हो जाता, इसलिए हमने इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और छोटे छोटे टुकड़ों में, जिससे कि हार्डली 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के वीडियो बन सकें, इससे लंबे नहीं, आप आसानी से सुन सकें। तो छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से संविधान के इस चित्रांकन के विषय में हम लोग संपूर्ण जानकारी अर्जित करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पहले प्रियम्बल शामिल की गई है, उद्देशिका शामिल की गई है, जिसे हम लोग बोलचाल में प्रस्तावना के नाम से भी पुकारते हैं। लेकिन वास्तव में जो उसका हिंदी अनुवाद है, जो बसंत कृष्ण वैद्य ने अपने हाथों से लिखा है, सुलेख लिखा है, कैलीग्राफी की है, उसे उद्देशिका लिखा गया है, प्रस्तावना नहीं लिखा गया है। हाँ, ये बात अवश्य है कि हमारे बोलचाल में और पठन पाठन में शब्दों के प्रयोग में विकृतियाँ आई हैं, और विशेषकर हिंदी माध्यम में, क्योंकि इंग्लिश में तो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए एक वर्ड दे दिया गया और उसी का चलन ही रहा, वहाँ पर विकृतियाँ नहीं आई। लेकिन हिंदी शब्द के प्रयोग में ये विकृति आई कि एक ही शब्द का जो यथासंभव प्रयोग होना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, जो लीगली वैलिड है, या जो डॉक्यूमेंटेड है, उस डॉक्यूमेंटेशन के अलावा भी न जाने क्यों अन्य शब्दों के प्रयोग की परंपरा चल पड़ी। क्योंकि एक शब्द के बहुत सारे समानार्थी होते हैं, स्वाभाविक सी बात है कि उसी समानार्थी में लोगों ने उद्देशिका के बजाय प्रस्तावना शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी में कहीं भी प्रस्तावना शब्द का उल्लेख नहीं करता, वो उद्देशिका शब्द का उल्लेख करता है, प्रियम्बल शब्द का उल्लेख करता है, इंग्लिश में और हिंदी में उद्देशिका। तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारंभ में उद्देशिका शब्द लिखी गई, प्रियम्बल लिखा गया। ये प्रियम्बल का छोटा सा पाठ आपके सामने है, पूरी प्रियम्बल दिखाने में वो शायद विजिबिलिटी नहीं आती, इसलिए छोटा सा जो पार्ट है प्रियम्बल का वो आपके सामने दिखाया गया है। आप देखें, ये जो प्रियम्बल है, ये प्रियम्बल ऐसे ही सजाया गया है, ये ओरिजिनल पेज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। चारों ओर नक्काशी की गई है, जिसमें तमाम तरीके के प्राकृतिक दृश्यों को शामिल किया गया है, नेचर से चीज़ें ड्रिवन हैं, और फूल हैं, पौधे हैं, पत्तियां हैं, जानवरों का भी प्रयोग किया गया है। तो नेचर से चीज़ों को अडॉप्ट करके और इस तरीके से चौखटें बनाई गई हैं, 300 से ज़्यादा चौखटें इस तरीके से बनी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। और अलग अलग पेज पर
अलग अलग चित्रांकन किए गए हैं। जैसे जब प्रियम्बल हम लोग पढ़ते हैं तो आप प्रियम्बल में देखें, ये कमल का चित्रांकन आपको देखने को मिलेगा। प्रियम्बल के आगे अगर आप बढ़ेंगे तो पार्ट 1 ये बैल का चिन्ह है आपके लिए, जो हमारी पुरानी सभ्यता का प्रतीक है। सिटीजनशिप में आएंगे तो यहाँ पर अलग तरीके का चित्र दिखलाई देगा। जब फंडामेंटल राइट में आएंगे तो यहाँ अलग तरीके का चित्र दिखलाई देगा। ये आप इसे पहचान पा रहे होंगे, भगवान श्री राम की पुष्पक विमान से अयोध्या की यात्रा है। जब आगे आएंगे तो नीति निर्देशक तत्वों में अलग किस्म के चित्र दिखाई पड़ेंगे। इसी तरीके से ये भगवान बुद्ध का चित्रांकन। तो अलग अलग हम लोग जब अलग अलग भागों में प्रवेश करेंगे अध्ययन के दौरान, तो हर भाग में अलग अलग चित्रांकन का अनुभव करेंगे और वो पर्पसफुली चित्रांकित किए गए हैं, उनका पर्पसफुली उन्हें वहाँ पर बनाया गया है, वो आर्ट वर्क किया गया है। तो आज हम लोग प्रियम्बल पर फोकस कर लेते हैं, उद्देशिका पर फोकस कर लेते हैं। प्रियम्बल में ये कमल का चिन्ह, ये कमल है, ये कमल का चिन्ह बनाया गया है। और कमल का चिन्ह बनाया क्यों गया? क्योंकि प्रियम्बल उद्देशिका हमारे संविधान की फिलॉसफी है। प्रियम्बल हमारे संविधान की आत्मा है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल को हम पूरे संविधान की आत्मा कहते हैं, पूरे संविधान का दर्शन कहते हैं, फिलॉसफी कहते हैं। इसी फिलॉसफिकल अंदाज में ही यहाँ पर कमल का चित्र उकेरा गया है, कमल का चित्र बनाया गया है प्रियम्बल के पेज पर, क्योंकि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है, सोल है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रियम्बल बताती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किस पर्पस से बनाया गया है, हमारे देश में जो सरकार बनेगी उसका नेचर क्या होगा, पॉलिटी का नेचर क्या होगा, और किस पर्पस के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस पाने के लिए, स्वतंत्रता पाने के लिए, लिबर्टी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, समता, इक्वालिटी पाने के लिए, इक्वालिटी की स्थापना करने के लिए, और फ्रैटर्निटी, बंधुता, भाईचारे की स्थापना के लिए। तो न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी, भाईचारा, ये 4 प्रमुख उद्देश्य हैं जिसको ध्यान में रख करके हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की गई है। क्लास में हम लोग इन सारी बातों के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन करते हैं, 1-2 दिन लग जाते हैं इन कॉन्सेप्ट को समझने में और डिस्कस करने में, तो वहाँ डिटेल डिस्कशन होता है। यहाँ पर हम उन कॉन्सेप्ट के डिस्कशन के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारा फोकस केवल और केवल जो चित्रांकन किया गया है, यानी कमल का जो पुष्प बनाया गया है, इसके पीछे क्या भावना है, इसी की हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो प्रियम्बल, हमने बताया कि प्रियम्बल न्याय, स्वतंत्रता, समता यानी बराबरी और बंधुता यानी भाईचारे के उद्देश्य की घोषणा करता है, जिसकी प्राप्ति के लिए हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान निर्माताओं के द्वारा निर्मित किया गया है। और इस प्रकार भारतीय संविधान एक सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है। भारतीय संविधान नैतिक मूल्यों का दस्तावेज है। यह भारतीय संविधान केवल हमारे लिए एक कानूनी ग्रंथ नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान हमारे लिए धर्म ग्रंथ है। लेकिन धर्म ग्रंथ का आशय यहाँ पर उस रिलीजन से नहीं है जिसको हम लोग हिंदू, इस्लाम और ईसाई, सिख कहते हैं। ना ना, यहाँ पर वो आशय नहीं है। यहाँ धर्म का आशय, भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्म का आशय वैल्यूज से है। यहाँ धर्म का आशय वैल्यूज से है। धृति क्षमा दमो स्तेयम, शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम अक्रोधो, धर्मम दशकम लक्षणम। तो हमारे शास्त्रों में ये धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, जो जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में ये गुण पाए जाते हैं। ये वैल्यूज हैं, ये वैल्यू सिस्टम है हमारा। जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में ये गुण पाए जाते हैं, धैर्य हो, क्षमा हो, बुराई से, चोरी से दूर रहने का भाव हो, इंद्रियों को वश में रखने का भाव हो, इंटेलेक्ट अच्छा हो, बुद्धि और तर्क के आधार पर कार्य करता हो, सत्य का साथ देता हो, अक्रोध, क्रोध न करता हो, क्षमा का भाव रखता हो। तो
जिस व्यक्ति में ऐसे गुण पाए जाते हैं, यह माना जाता है कि वह व्यक्ति मूल्यवान है, मूल्यों से युक्त है, और वह व्यक्ति धर्म परायण है, यानी वह व्यक्ति धर्म का पालन करता है। तो भारतीय संस्कृति के लिए धर्म का आशय उस रिलीजन से नहीं है जिसको हम लोग आज बुराइयों के वश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सारे नामों से जानते हैं। हमारे लिए भारतीय संस्कृति के लिए धर्म का आशय मूल्यों से युक्त व्यक्तित्व है, मूल्यों से युक्त कर्तव्य का निर्वहन है। हमारे संविधान की उद्देशिका, प्रियम्बल, इसी भाव को समाहित किए हुए है, इसी भाव को समेटे हुए है। कैसे इस भाव को समेटे हुए है? कमल शब्द, कमल का चित्रांकन इस बात का प्रतीक है कि कमल उगता कहां है। कमल कहां उगता है? हम लोग जानते हैं कमल कीचड़ में उगता है, लेकिन कमल की खूबसूरती और कमल की पवित्रता इतनी अधिक है कि हम उसे देवताओं के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। तो कमल का चिन्ह हमें यही प्रेरणा देता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यही प्रेरणा देता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हमारे देश के सभी नागरिकों को यह प्रेरणा देता है कि आप कितने भी संकट में आ जाओ, कितनी भी आसपास की परिस्थितियां आपके लिए निगेटिव हो जाएं, कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, प्रकाश की अलख जगाए रखना। अपने आप को इनलाइटन करो, अपने आप को बुद्धिमान बनाओ, और अपने आप को बुद्धिमान बनाते हुए उस पूरे समाज को बुद्धिमान बनाओ। और केवल अपनी तरक्की मत करो, अपनी तरक्की के लिए ऐसे कार्य करो जिससे पूरा देश तरक्की कर सके, जिससे पूरा देश विकास कर सके। अपने लिए ऐसा विकास करो। विजय माल्या जैसा विकास नहीं होना चाहिए, स्वार्थी विकास, देश को गर्त में डुबोने वाला विकास। ऐसा विकास होना चाहिए जिससे हम अपनी उन्नति के लिए प्रयत्न करें और हमारी उन्नति के साथ साथ हमारा राष्ट्र भी उन्नति की ओर, उत्कर्ष की ओर निरंतर बढ़ता चले। यह कमल हमें ऐसे ही सद्गुणों को अपनाने की प्रेरणा देता है। बुराइयों में रहते हुए भी, समस्याओं से घिरे हुए भी, संकटों से घिरे होने पर भी हमें सद्गुणों का साथ नहीं छोड़ना है। और इस प्रकार हमारा संविधान, हमारे संविधान की उद्देशिका हमें सदैव नैतिक बने रहने, सद्गुणों से युक्त होने की प्रेरणा देती है। इस अर्थों में हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान दार्शनिक ग्रंथ है, हमारा संविधान एक नैतिक ग्रंथ है, एक नैतिक दस्तावेज है जो हमें सदैव नैतिकता में बंधे रहने की प्रेरणा देता है। हमारी प्रियम्बल इसी तरीके की एक फिलॉसफिकल फाउंडेशन क्रिएट करती है, एक दार्शनिक नींव निर्मित करती है हमारे संविधान रूपी उत्कृष्ट इमारत के लिए। और यह कमल के फूल की अभिव्यक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त होता है, इसके माध्यम से प्रकट होता है। तो प्रियम्बल में जो कमल का फूल है वो इसी उद्देश्य के लिए निर्मित किया गया है कि कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन उसकी सुंदरता उत्कृष्ट है, उसकी पवित्रता उत्कृष्ट है। उसी तरीके से हमें संकटों में घिरे रहने के बावजूद भी अपने सद्गुणों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये प्रियम्बल की बात थी। प्रियम्बल के बाद फिर पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, तो उसकी चर्चा आज नहीं करेंगे। आज हम लोग केवल और केवल प्रियम्बल तक की ही चर्चा करेंगे, और जो कमल का चित्रांकन किया गया है हम लोगों ने इसके बारे में बताया। फिर आगे चल करके किस तरीके से पार्ट 1 में बैल का चित्र बनाया गया है, मुद्रा थी वो बेसिकली, इस बात की हम लोग चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद आगे चल करके अन्य किस किस प्रकार के चित्र निर्मित किए गए हैं, उन चित्रों के पीछे क्या भाव है, और इस तरीके से हमारे संविधान की जो भावपूर्ण प्रस्तुति, सांस्कृतिक प्रस्तुति की गई है, इन सारी बातों के विषय में चर्चा हम लोग आगे जारी रखेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।